Hey guys, what's up? Good morning everyone. Welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of August 2020. तो गाइज आज है 27 अगस्त 2020 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और इस हाईलाइटेड द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आपको दिख रहा होगा ये चैनल, क्लिक करना और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, ज्वाइन कर लेना। अगर ये आपको चैनल नहीं मिलता है तो फिर गाइज मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि हमारे करंट अफेयर्स प्रेजेंट होते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आप देख सकते हो आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो उसके जो डिजिटल नोट्स हैं, स्टैटिक पोर्शन, कॉन्टेक्ट्स, टर्म्स, फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको टेलीग्राम पर डिजिटल नोट्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आपको नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। सारे आपको जो है रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। ओके, नाउ चलते हैं वापस अपने न्यूज़पेपर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन बढ़ते हैं आगे, पेज नंबर 1 के ऊपर आएँ तो यहाँ पर आर्टिकल देख रहे होंगे ये वाला, सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट सेंटर ऑन लोन मोरेटोरियम स्कीम। अब ये वाला जो आर्टिकल है इसको हम एडिटोरियल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एनुअल रिपोर्ट आई है 2020 की, ठीक है, 2020 की। तो उसी का यहाँ पे पार्ट है, तो इसको हम वहाँ पर जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे पूरी की पूरी। तो गाइज यहाँ पर इसको हम वहाँ पर बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, दिल्ली मेट्रो अवेट्स गवर्नमेंट्स ग्रीन सिग्नल। दिल्ली मेट्रो को इंतज़ार है कब गवर्नमेंट जो सरकार है वो ग्रीन सिग्नल देगी, कब हमारी मेट्रो वगैरह चलेगी, ठीक है, दिल्ली सरकार की मेट्रो कब चलेगी। तो यहाँ पर ये सारी बातें हुई हैं, और अगर मेट्रो चलेगी तो ये सारे सेफ गार्ड, सारे प्रिकॉशंस फॉलो करे जाएंगे, जैसे कि पैसेंजर्स जो है वो बैठेंगे हर एक सीट छोड़ने के बाद, ठीक है, एक सीट पर मान लो यहाँ पे एक पैसेंजर बैठ गया तो इस सीट को छोड़कर यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, एक एक सीट का गैप रहेगा। ट्रेन्स जो हैं वो स्टॉप नहीं होंगी कंटेनमेंट जोन्स पर, यानी कि जहाँ पर केसेस वगैरह ज़्यादा होंगे जिस एरिया में, वहाँ पर उस स्टेशन पे जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, वो स्टॉप नहीं होगी, वो नहीं रुकेगी। थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की काफ़ी ज़्यादा होंगी स्टेशन की एंट्री से पहले। उसके बाद आप देख सकते हो यही सारी चीज़ों को, और आरोग्य सेतु ऐप जो है ये नेसेसरी है कि हर एक के फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉलो अप करी जाएंगी अगर दिल्ली मेट्रो स्टार्ट होती है तो। ओके, नाउ आज क्या आपके लिए क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग डेली प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डेली हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो वैसे ही आज हमारा एक क्वेश्चन बनता है पीएम केयर, ठीक है। इसके बारे में मैं काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूँ। तो आज आप बताओगे पीएम केयर्स के बारे में। ओके, इसकी फुल फॉर्म बताना, कब ये आया और क्या काम है इसका, ठीक है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं आपके, तीनों पहले साथ में सुन लो, उसके बाद आप कमेंट करना, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड पीएम केयर। नाउ बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 3 पर हमारे लिए ये वाला आर्टिकल आप देख रहे हो, ये वाला आर्टिकल एक चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा अभी आपको। ये हुआ क्या है, हाईवे बन रहा था, हाईवे कोलैप्स हो गया है, हाईवे गिर गया है। तो ये एक अथॉरिटी है हमारी, इस अथॉरिटी का नाम है तो NHAI, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने क्या करा है, फाइन करा है, 50,000 रुपये यहाँ पे चार्ज कर दिया है कि जिसने भी यहाँ पर जो है पुल वगैरह गिरा है उसकी वजह से जो है पेनल्टी वगैरह चार्ज कर दी है। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल नहीं है, पुल वगैरह कहाँ बनना है हमें क्या पता यार, ये लोकल न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो फिर अब इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये बॉडी, ठीक है, इसका क्या रोल निभाया है, ठीक है, इसने। अब ये बॉडी क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलो फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं, टेलीग्राम पर इसके बारे में नोट्स आपको मिल जाएंगे NHAI के बारे में। अभी यहाँ पर ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है ये, जो कि सेटअप करी गई थी 1988 में। और ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए,
जितना भी मैनेजमेंट किया जाता है, हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं, रोड वगैरह बनाई जाती है, उनको मैनेज करने का काम किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अभी इसने देखो कितना बड़ा नेटवर्क बनाया है, 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना चुकी है। और यहाँ पर 1,15,000 किलोमीटर का इंडिया में हाईवे बना चुकी है ये बॉडी। यानी कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चल रही है अभी हमारी ये NHAI, ठीक है। तो गाइज अब यहाँ पर इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा ये बॉडी है क्या, काम क्या है इसका, कब सेटअप हुई थी, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हुआ ये वाला टॉपिक समाप्त। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 4 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 4 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 5 पर एक आर्टिकल है, ये वाला इंपॉर्टेंट, छोटा सा आर्टिकल है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे कि अभी आप देखोगे, ASI क्रिएट 7 न्यू सर्कल। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने क्या करा है, 7 सर्कल्स को बढ़ाया है, 7 सर्कल्स को क्रिएट किया, यानी कि अपनी जो टीम है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है। 7 न्यू सर्कल डेवलप हो चुके हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर में भी आ सकता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही ये है, जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब की खोज करना, इन सबको प्रोटेक्ट करना। तो ये हमारा ASI कवर करता है। नाउ ये देख लेते हैं इसके बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये हमारा जो है GS पेपर 1 में, इंडियन हेरिटेज साइट्स में, इंडियन आर्किटेक्चर में ये टॉपिक आएगा। ASI एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। यानी कि जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे या फिर कोई भी चीज़ें जो मिट्टी में दबी हुई होती हैं, आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहली जगह जो खोजी गई थी, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वो सब किसने ढूंढी हैं? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें उनको ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, एक्सकवेशन करी जाती हैं, यानी कि खोदाई करके यहाँ पर चीज़ों को निकाला जाता है, और कंजर्वेशन और प्रेजर्वेशन भी करा जाता है। यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जितने भी, उन सबको प्रोटेक्ट भी कौन करता है? वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करता है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है। किसके साथ अटैचमेंट है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ अटैचमेंट है, क्योंकि ये ASI भी हमारा कल्चर के लिए काम करता है, सांस्कृतिक के लिए काम करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी हमारे कल्चर के लिए काम करती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना और दोनों ही मिलकर यहाँ पर वर्क करते हैं। ओके, ASI जो है यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको कब ढूंढा गया था? 1861 में ढूंढा गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कोनिंगम के द्वारा यहाँ पर इसको फाउंड करा गया, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के। इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ASI के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, हमने इसको भी कंप्लीट किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नाउ आते हैं पेज नंबर 6 पर, दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल होता है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ये वाला एडिटोरियल है, इसको देखेंगे, यहीं पर ही ख़त्म करेंगे आज, क्योंकि क्या होता है एडिटोरियल में, कोई भी बंदा यहाँ पे जो देख सकते हो ये ऑथर के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पे कृष्णा कुमार जी ने ये आर्टिकल लिखा है। तो फिर अब ये आर्टिकल लिखा गया है इनके पॉइंट ऑफ व्यू में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जो ये आर्टिकल्स होते हैं ये सारे ही ऑडियंस के लिए लिखे गए हैं, पूरी पब्लिक के लिए लिखा गया है। जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखी गई हैं। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, उन्हें क्या करना है, अपने पॉइंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करना है बस। तो इसमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स निकालेंगे और देखेंगे। उसके बाद ये वाला आर्टिकल सोच रहा हूँ मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बस थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पर, और उसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल को और ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। नाउ ये वाला आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर ये RBI की जो एनुअल रिपोर्ट है 2020 की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं। ये कुछ यहाँ पर परेशानियाँ आ सकती हैं अगर हम प्रीमेच्योरली रेट दे दें, प्रीमेच्योर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। यानी कि अगर बच्चा है, मान लो अब कोई भी बच्चा है, अगर उसकी 3 साल से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उसके जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये जो आर्टिकल है ये हिट कर रहा है किसे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी क्या हुआ है, 5+3+3+4 का सिस्टम आया है, आपको पता होगा। और इसने किसको रिप्लेस किया है? 10+2 के सिस्टम को रिप्लेस किया है। तो फिर अब जो ये पहले 5 साल हैं, ठीक है, अब पहले 5 साल में क्या होना है कि जो बच्चा है वो 3 साल से लेके अपने ग्रेड 2 तक, ठीक है, अपने सेकंड क्लास तक जो है पाँचवें फेज में रहेगा, यानी कि फर्स्ट फेज में रहेगा। तो फिर
यहाँ पर जो है बच्चा 3 साल में ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा तो जाके इस पॉलिसी को मैचअप कर पाएगा। ठीक है, तो 3 साल में अगर बच्चे को रीडिंग करवा रहे हो, राइटिंग करवा रहे हो, तो फिर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को देखा जाए, क्योंकि ये बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे के मानसिक विकास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हिट कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैं काफ़ी बार डिटेल में समझा चुका हूँ। आपको नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पर हैं, जाकर ज्वाइन करो और वहाँ से सारी चीज़ें ले लो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे पॉइंट, ये क्या बात कर रहा है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 10+2 का सिस्टम था, उसको रिप्लेस कर दिया हमारे 5+3+3+4 के सिस्टम ने। ठीक है, तो फिर बच्चा क्या है, अब 3 साल की उम्र से ही उससे पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी तो इस सिस्टम को मैचअप कर पाएगा। क्योंकि अभी आप देखोगे काफ़ी लेट भी जो है वो बच्चे पढ़ने के लिए अब क्लासेस वगैरह में जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स लेट से बैठाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात कही जा रही है, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कहीं भी कंट्री के कहीं भी किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी नर्सरी क्लास में चले जाओ, तो फिर वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि जो है बच्चे को पढ़ाना सिखा रहे हैं और जो क्या है राइटिंग करना सिखा रहे हैं, लिखना सिखा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 1-2 वर्ड्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है, 4 से 5 वर्ड्स या फिर एक आध छोटी मोटी पोयम, कविता, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ना कि उसको बच्चे के ऊपर ज़्यादा जोर देकर उसको वर्ड्स वगैरह सिखाएं, राइटिंग सिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो फिर बहुत लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया है, बहुत लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर कुछ कोई बात नहीं है, चिल्ड्रन अगर बच्चा पढ़ रहा है 3 साल से ही, उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, आगे जाके कामयाब होगा। लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर, बच्चे के मस्तिष्क विकास के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि बच्चे को समझना सिखाया जा रहा है। ठीक है, कि वो रीड करे, राइट करे, यानी कि पढ़े, किताब में देख के चीज़ें पढ़े। किताब में पढ़ने से पहले उसे अगर कुछ चीज़ें नहीं जैसे कि अगर मान लो आप हो यहाँ पर, ये अगर आपको ये किताब पढ़ने को कह दिया जाए तो पढ़ने से पहले आपको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उनको बोलना आना चाहिए, साउंडिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप पढ़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बच्चे को 3 साल में ही सिखा दी जा रही हैं, तो फिर ये चीज़ अफेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसा चल रहा था थोड़ा बहुत सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है कि बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। यही बार बार बातें घुमा घुमा के यही बातें बोली गई है। तो फिर देखो अभी बात क्या है, यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि अगर बच्चा पहले से ही 3 साल में ही अगर उससे बच्चे को जोर दे रहे हो कि वो पढ़ाई करे, पढ़े, रीड करे चीज़ों को, तो फिर क्या होगा, वो रीड करना चलो सीख जाएगा, लेकिन वो रीड करेगा लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग, मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये चीज़ें, तो मैं हिंदी में भी समझ पा रहा हूँ इस चीज़ों को। तो अगर बच्चा अगर रीड करना पहले से सीखेगा तो वो रीड ही करता रह जाएगा और ज़िंदगी भर उसे पढ़ता ही रह जाएगा, समझने की उसमें काबिलियत नहीं रह जाएगी। अगर यहाँ पर लिखना सीखेगा वो, तो आप देखोगे, सोच रहे होंगे कि उसे राइटिंग करनी सिखा रहे हैं। राइटिंग करने के लिए भी एक छोटे से बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजिंग पोर्शन बन जाता है और उसके डेवलपमेंट के ऊपर तब भी अफेक्ट कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें आर्टिकल में बोली गई और लास्ट में बोला गया कि बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए, तो हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो चलो हमने कवर किया इस आर्टिकल को। ठीक है, फर्स्ट एडिटोरियल हमारा हुआ कवर। नेक्स्ट एडिटोरियल आप देख रहे होंगे, मेकिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म सक्सेसफुल। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केट से काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आए थे। रिफॉर्म्स आपको पता होंगे जो चेंजेस वगैरह होते हैं, अभी तक बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। तो अभी एक और रिफॉर्म होने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है कि हाँ यहाँ पर ये रिफॉर्म हो आने वाला है। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट से रिलेटेड। तो फिर बात ये कही जा रही है कि अभी जो पिछले रिफॉर्म्स थे वो तो सही से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहे हैं और एक और नया रिफॉर्म आ रहा है, ये आर्टिकल में बोला गया है राइटर के द्वारा। अब यहाँ पर देखोगे कि जो 2 नए ऑर्डिनेंस हैं वो एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं कि आने वाले हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, जो कि प्रोमोट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2 वर्ड देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 2 ऑर्डिनेंस को पास करा जाएगा, ऐसा पार्ट पास करा गया है जो कि अभी फार्मर्स के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। उससे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ें देख रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए थे। ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम लाया गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग लाई गई। उसके बाद एक और नया रिफॉर्म लाया गया, जैसे कि पीएम आशा लाया गया। तो फिर ये सारे रिफॉर्म्स जो लाएगा ये अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा,
ये अच्छी तरीके से फॉलो अप ही नहीं हुआ है। उसके बाद देखो अब नया आ गया है, नया रिफॉर्म आने वाला है। तो ये यही बात बोली जा रही है कि पहले हम लोगों को उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तभी तो हम आगे स्टेप पे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आपको बेसिक चीज़ कवर करोगे तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखें कि अभी पहले क्या हुआ था, 2018 और 19 में कितने रुपए लगाए गए थे, इन्वेस्ट करे गए थे एग्रीकल्चर में, 4,721 करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद 2019 और 20 में कम कर दिए गए 321 करोड़, 2020 और 21 में 500 करोड़, यानी कि पहले 4,721 करोड़ और अब 500 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिंग करी जा रही है। तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। ओके, और अगर इन सब रिफॉर्म्स को हमें अच्छी तरीके से वर्किंग में लाना है तो सबसे पहला स्टेप क्या उठाना पड़ेगा, जो सेंटर है और स्टेट है दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर सेंटर अलग काम कर रहा है, स्टेट अलग काम कर रहा है, दैट विल नॉट बी अ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन तभी बनेगा जब यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे। तो ये सारी बातें बोली गई आर्टिकल में। अब इंपॉर्टेंट बात को हम डिस्कस कर ले रहे हैं, ये एक नया इसका ऑर्डिनेंस जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक नया रिफॉर्म आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता क्या है। तो चलो, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, जीएस पेपर 3 में आएगा आपके, एग्रीकल्चर मार्केट गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन, ये यूपीएससी की तरफ से गिवन टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डिस्क्रिप्शन देखें तो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मर और फार्मर जो है वो प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेगा, और फिर यहाँ पर कोई दूसरा होगा वो खरीदेगा, परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मर जो है वो प्रोड्यूसर का रोल प्ले करेगा, दूसरा जो हमारा होगा बायर होगा। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, यानी कि फार्मर कोई चीज़ पहले ग्रो करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, प्री ग्रोन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि कोई भी चीज़ उगाने से पहले, एग्रीकल्चर करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि जितना यहाँ पर ये बायर कहेगा, बायर को समझ लो कितना कि 100 किलो यहाँ पर चाहिए, गेहूं चाहिए, तो फिर वो फार्मर से कहेगा, उसके बाद पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सब चीज़ हो जाएंगी, कितना पेमेंट लेना है सब कुछ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह हो जाएगा। देन उसके बाद फार्मर वो ग्रो वगैरह करेगा। ये स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इससे फार्मर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, ठीक है, लॉस भी कम होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर स्टेप उठाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिग्निफाई करता है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें होंगी, प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यानी कि प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट, यानी कि हार्वेस्ट करने से पहले ही, कोई चीज़ उगाने से पहले, खेती बाड़ी करने से ही पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा बायर्स और उसके बीच में। ठीक है, जो खरीदेगा और जो बना के देगा उसके बीच में, जैसे हमारा फार्मर और बायर के बीच में। उसके बाद आप देखोगे जो प्राइस वगैरह है ये सब सेट हो जाएगा बिल्कुल फ्यूचर ही, यानी कि पहले से ही। यानी कि ये देखो अभी होता क्या है, जब फार्मर कोई चीज़ उगा लेता है, ठीक है, उसके बाद जो है उसकी फसल कटाई वगैरह हो जाती है, तब बेचता है। लेकिन अभी जब होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, वो पहले से ही अपना पैसा तय कर लेगा कि भाई मैं इतने पैसे लूँगा, उसके बाद ही आपको ये चीज़ मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद एडवांटेजेस देखें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है किसकी, लो इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि क्या होता है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई, अगर इसकी वजह से कि बहुत कम पैसा मिलेगा रिटर्न में, तो फिर अगर पैसा अच्छा मिलेगा रिटर्न में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। उसके बाद एक क्वालिटी इनपुट भी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि पहले ही पैसा, मतलब बायर कह रहा है कि भाई पैसा इतना ले लो, मैं थोड़ा और ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्वालिटी के ऊपर भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एडवांटेज फॉलो अप हो जाते हैं इस हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को देखते हुए। ठीक है, तो गाइज इसको भी हमने कवर किया। नाउ अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल समझा ही दिया है आपको, ये पूरा का पूरा इस चीज़ के बारे में है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाने की बात करी जा रही है। पहले लाए गए थे रिफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले, उनको अच्छी तरीके से तो इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यह वाला है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है कि आरबीआई ने अभी एनुअल रिपोर्ट अपना जारी किया है 2020 का। तो चलो उसको देख लेते हैं वो रिपोर्ट क्या बोल रहा है। और उस रिपोर्ट ने, एक हिंट दूं तो उस रिपोर्ट ने ये बोला है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था है, वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इस समय तो बुरी चल ही रही है, आने वाले टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट की बात करें 2020 की, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ पे टेलीग्राम से ले सकते हैं। और इसमें बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी के टॉपिक में ही हमारा टॉपिक आएगा। जीएस पेपर 3 से, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 से आप यहाँ पर इसको लिंक कर सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली आरबीआई ने क्या करा है, एनुअल रिपोर्ट अपना रिलीज़ करा है 2019-20 का। की पॉइंट्स की बात करें, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इस पूरी रिपोर्ट के। फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स, अब बैंक की कैसी हालत है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। बैंक की जो पैसे से रिलेटेड हालत है, बैंक के पास पैसा है या नहीं है, तो उसके बारे में बात करी गई है। तो ये जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो हमारा, मैंने अभी आपको कहा था
जो पेज नंबर 1 पे कि यहाँ पर आके समझाऊंगा, तो वो फर्स्ट लाइन वाला टॉपिक है कि जो मोराटोरियम्स ऑन लोन इंस्टॉलमेंट, मोराटोरियम्स यानी कि टेम्पररीली स्टॉप कर दिया, यानी कि टेम्पररीली, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्पररीली स्टॉप करना, किसी पॉलिसीज के थ्रू स्टॉप करना, रोक देना, इंस्टॉलमेंट को रोक दिया गया है इंस्टॉलमेंट को। क्योंकि बैंक्स के एनपीएस वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, अभी मैं बताऊंगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं, एनपीए वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से लोन इंस्टॉलमेंट्स वगैरह को रोक दिया है। यानी कि बैंक्स वगैरह की हालत हमारी आज के टाइम पे अच्छी नहीं है। खासकर बात करें कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, तो एनपीए है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो फिर एनपीए की अभी हम बात करें तो एनपीए होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि मान लो ये बैंक है हमारा, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पर्सन है, पर्सन ने क्या करा, उसे इंडस्ट्री लगानी है एक, ठीक है, इंडस्ट्री को सेटअप करना है, उसने लिया इससे बैंक से लिया 10 करोड़ रुपए का लोन। 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के बाद यहाँ पर इसने अपने 10 करोड़ रुपए लगा दिए, इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया। अब क्या हुआ, इसकी इंडस्ट्री चली नहीं, इसके पास रिटर्न आया नहीं, ये सोचा कि 10 के 20 करोड़ हो जाएंगे तो मैं यार इसको 10 करोड़ दे दूंगा, फिर मेरा अपनी इंडस्ट्री चलती रहेगी, इसने ये सोचा था। लेकिन इंडस्ट्री इसकी डूब चुकी, तो फिर क्या हुआ, ये 10 करोड़ रुपए भी डूब गए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में हो गया, क्योंकि ये अब पैसा दे ही नहीं पाया इसको, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि बैंक की हालत अच्छी नहीं है इस समय, तो उसी के बारे में बताया गया है। चलो फिर आगे फिर से यही बात करी गई है, जो एमपीए है वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, 14.7% तक और बढ़ते हुए आए हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करें कि जो रिस्क अवर्जन की, बैंक्स को अब क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर कोई लोन वगैरह दे रहा है तो बोरोवर्स को लिए, अगर किसी यहाँ पर बोरोवर को लोन वगैरह दे रहा है बैंक, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो जो लोन है वो बैड लोन ना बन जाए फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद बैंक फ्रॉड की बात करें तो बैंक फ्रॉड पहले टाइम से काफ़ी ज़्यादा होता हुआ आया है 2019-20 में, और देखें तो अभी तक 2020 में 20 तक क्या है, 28% तक इंक्रीज़ हो गया है बैंक फ्रॉड, यानी कि पैसा वगैरह लेके भाग जाना, ये सारी फ्रॉड वगैरह करना बैंक से, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ये आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया। इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था इंडिया की बहुत ज़्यादा कम है इस समय, पैसा नहीं है कंट्री के पास, तो फिर जो रिकवरी है, उसकी रिकवरी हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है, ऐसा रिपोर्ट ने बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेशन बताया गया, तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया, 2020-21 तक यहाँ पे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आने की यहाँ पर बात करी जा रही है इस रिपोर्ट में। सजेशंस क्या दिया है आरबीआई ने अपना, कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसको सेटअप करा जाए, किस चीज़ के ऊपर, लैंड, लेबर, पावर, इन सब चीज़ों के ऊपर सेटअप करा जाए, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको रिकैपिटलाइजेशन करा जाए, उनको पैसा वगैरह दिया जाए ताकि वो लॉस वगैरह में ना आए और अपनी चीज़ों से वो टैकल आउट कर सकें। नाउ हमने कवर किया, पूरी रिपोर्ट इसके बारे में पढ़ लिया कि इकोनॉमी के ऊपर, इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है और आने वाले टाइम में भी बुरी हालत होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, यही सारी चीज़ें हमने भी अभी पढ़ी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला स्पेस इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, स्पेस इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसमें हम इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। इंडिया का जो स्पेस विजन है इसमें भी हम लोगों को चेंजेस करने की ज़रूरत है, हम लोगों को रेगुलेटरी आर्म्स कंट्रोल इश्यूज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी जो है स्पेस इंडस्ट्री को वो ग्रोथ कर सके। यहाँ पर देखोगे जो इंटरनेशनल स्पेस इंडस्ट्रीज हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं, ठीक है, नासा हो गया, ये सब जो इस नासा, स्पेस एक्स, ये सब जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही हैं और काफ़ी टाइम से ग्रो होती हुई आई हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी ग्रो हो रहा है, इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपने स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसरो के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है इंडिया। उसके बाद देखोगे अभी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर प्लान भी है। फ्यूचर प्लान आप देखोगे क्या है, मून तक अभी जाना, लैंडिंग करना मून के ऊपर, सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाना, और अपना एक स्पेस फ्लाइट मिशन बनाना, और एक अपना स्पेस स्टेशन मिशन इंस्टॉल करने की बात करी जा रही है 2030 तक। ये सारे काम करने हैं, इंडिया का फ्यूचर प्लान है। तो इंडिया को ज़रूरत पड़ जाती है कि और ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत हो, और ज़्यादा यहाँ पर जो इनका विज़न है, हमारा जो विज़न है कि हमारा जो फ्यूचर प्लान है, इसमें हम लोगों को रेगुलेटरी और आर्म्स कंट्रोल इश्यूज़ चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के जो विज़न है वो अभी काफ़ी लंबा समय है उसको तय करने के लिए, 2030 तक हम सोच रहे हैं ये सारे काम कर लें। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को एक समझ लो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट हम लोग को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। नाउ
नेक्स्ट आर्टिकल है ये वाला, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बताना समझा, सही समझा कि इंटरनेट प्रोवाइडर की बात हो रही है, ठीक है। इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करा जाए हर एक पर्सन को, क्योंकि अभी सिचुएशन कैसी बन चुकी है, बहुत बुरी पेंडेमिक को लेकर। स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद हैं, सब कुछ ऑनलाइन चला गया है, लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पूरा ऑनलाइन चला गया है, बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। तो आप देखोगे बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पर बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जहां पर जिनके पास फ़ोन्स वगैरह नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि एक गर्ल थी जिसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं था वो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए, तो उसने जो है सुसाइड कर ली। तो आप देख लोगे ऐसी सिचुएशन बन रही है। और मोबाइल फ़ोन है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी देखोगे 2011 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें बात करी गई थी 2.5 लाख गाँव में पहुंचाया जाएगा। फिर 2015 में एक और प्रोग्राम लाया गया भारत नेट के नाम से, ठीक है, जो कि यहाँ पर अभी ये अगर दोनों प्रोग्राम की बात करें, दोनों प्रोग्राम ने मिलकर 50% कवर किया है, ठीक है, और अभी भी 50% बाकी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल गांव में भी जितना भी जगह है सभी जगह इंटरनेट कनेक्शन की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेंडेमिक को लेकर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पेंडेमिक के बाद वाली सिचुएशन होने वाली है, पोस्ट पेंडेमिक, ठीक है, यानी कि पेंडेमिक खत्म होगा, ये कोविड-19 खत्म होगा तो इसके बाद की सिचुएशन है, ये काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन चले जाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क ऑनलाइन चले जाने वाला है। तो हम लोगों को ज़रूरत है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिले, ठीक है। जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है ये काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज होने वाला है पहले से, तो फिर ज़रूरत है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो। दैट इज़ वाई इंडिया को स्टेप उठाना पड़ेगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा आर्टिकल हुआ ख़त्म। ना पेज नंबर 8 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 8 पर आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा। ये वाला आर्टिकल में बात हो रही है जो अभी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, जो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, ठीक है। एक स्टेट की, आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है, कितनी कैपिटल होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, ठीक है। इसको रिलेटेड केस चल रहा है, तो अभी आंध्र प्रदेश ने प्ली करा लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ चलो हम डिस्कस कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड गाइज, देखोगे जीएस पेपर 2 में आएगा आपका, जो स्टेट है उसके पास भी 3 कैपिटल्स हो सकती हैं, एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल। तो देखोगे आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं, कौन कौन सी? एक विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, ये 3 कैपिटल हैं आंध्र प्रदेश की, याद रखना। जो विशाखापट्टनम है वो हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कुरनूल जुडिशल कैपिटल है। ऐसा बहुत जगह होता है, ऐसा अफ्रीका में भी हुआ है। अफ्रीका में भी देखोगे, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लेमफोन, ठीक है। तो चलते हैं वापस न्यूज़पेपर के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको ये वाला आर्टिकल दिख रहा होगा, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है हमारे जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 में फेस्टिवल, उसके इंपॉर्टेंस, एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक फेस्टिवल आता है ओनम। ये फेस्टिवल कौन सा है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कर दी गई। और उससे पहले मैं बता दूं तो गाइज हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज भी अपलोड होती है, जो कि सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है, तो जाकर आप उसे भी देख सकते हो। ओनम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री वगैरह देखोगे, ओनम या फिर इसे हम लोग थिरुवोनम भी कहते हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल है केरला का, जो कि यहाँ पर आप देखोगे 2019 में जो है सेलिब्रेशन अभी हुआ था 1 सितंबर को, वो सारी बात कही जा रही है। ओनम वर्ड जो है ये ओरिजिनेट हुआ था संस्कृत वर्ड श्रवणम से, ठीक है। अब यहाँ पे ओनम में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये सेलिब्रेट करा जाता है, डांस वगैरह होता है, सेलिब्रेशंस देखोगे बहुत अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट करा जाता है, 10 दिन तक सेलिब्रेट करा जाता है। और उन 10 दिन के नेम अलग अलग नेम होते हैं, अथम, चित्रा, चौदी, वैशखम, अनिज़म, ठीक है, त्रिकता, ये अलग अलग नेम होते हैं 10 दिन तक। उसके बाद कुछ अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि पुकल्लम हो गया, ओनसादाया, ओनाकलिका, तो ये सारे जो हैं इवेंट्स वगैरह होते हैं ओनम में। तो आप इसके बारे में नोट्स ले सकते हैं, टेलीग्राम पर नोट्स पड़े हुए हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन है एफबीआई, ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे मैंने पूछ ही लिया है, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है एफबीआई। तो एफबीआई के बारे में बताओगे, एक नया क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, ये वाला। नाउ आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल देखोगे, जो ब्रह्मपुत्र रोपवे की बात हो रही थी, जिस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, जो ब्रह्मपुत्र रोपवे है, सबसे लंबा रोपवे है। तो अभी यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि जो है अभी एक बार ट्राई हो चुका है, तो अभी अच्छी तरीके से उस पर जो है लोड काफ़ी पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं क्या क्या सिचुएशन बनकर आती है। नेक्स्ट जो है अभी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी, तो फिर 2 लोगों को दे दिया गया है पुणे में, ठीक है, 2 लोगों को शॉर्ट अप कर दिया गया है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। देखते हैं उनके ऊपर कैसा असर होता है। उन दोनों की एज क्या थी? एक की 32 साल थी और एक की 48 साल, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है डीआरडीओ लैब्स जो हैं उनको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है जी सतीश रेड्डी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एक 5 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा जाए, लाया जाए, जो कि जितने भी हमारे लेबोरेटरीज ड्यूटीज़ हैं डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको देख सके। तो बात है, तो अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक हो जाता है कि डीआरडीओ, ये डीआरडीओ है क्या, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है कि जितने भी हमारे डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनको डेवलप करने का इस बॉडी का काम होता है। हमारी कौन सी बॉडी का, डीआरडीओ का। और जो अभी यहाँ पे डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं, जिनका भी हमने वर्णन किया था, वो यहाँ पर इंकम्बेंट चेयरमैन है इसके। ठीक है, चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1958 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। और इस काम क्या है, अभी यहाँ पर देखोगे 10 लेबोरेटरीज से इसको स्टार्ट किया था, इसकी 10 लेबोरेटरीज थी, लेकिन आज के टाइम पे इसकी 52 लेबोरेटरीज हैं। काम क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाना, वेपन्स वगैरह बनाना, वेपन्स को डेवलप करना और हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। पेज नंबर 11 पे हमारे लिए कोई आर्टिकल नहीं है, पेज नंबर 12 पर भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो गाइज आज का हमने न्यूज़पेपर को कर लिया है ख़त्म। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना नोटिफिकेशन के लिए। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में से जाकर टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल, आज के लिए बाय बाय।